मॉर्निंग फ्रेंड्स, आरके एजुकेशन गाइडलाइन पर आप सभी का स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने प्रकाश को लेके बातें की और सबसे पहले तो हमने देखा प्रकाश की परिभाषा क्या होती है और उसके बाद हमने जाना प्रकाश के स्पेक्ट्रम के बारे में, यानी कि तमाम प्रकार की जो तरंगे होती है उनको हमने देखा है। और उसके बाद हम आ गए थे परावर्तन पे और उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज हम देखते हैं कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण किस तरीके से होता है। हालांकि कल हमने एक टेबल देखी है कि जब वस्तु अनंत पे होगी तो प्रतिबिंब एफ पर बनेगा, यानी कि फोकस बिंदु पे बनेगा, और यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर हुई तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनेगा। लेकिन इसी टेबल को फॉलो करते हुए आज आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब वस्तु अनंत पर होती है तो क्या प्रतिबिंब एफ पर बनता है या फिर नहीं। तो देखिए स्थिति नंबर जो आपकी पहली है, तो मैं सबसे पहले वस्तु को अनंत पे ले रहा हूं और जब कोई वस्तु अनंत पे होती है तो ये बात तय है कि किरणें समांतर आएगी। तो ये किरण आ गई समांतर, और हमने कल ये भी देखा है कि जो किरण समांतर आती है वो हमेशा ही एफ से गुजरती है। ये पहला नियम हमने देखा है, पहली किरण जो थी, और दूसरे नंबर पे जो किरण एफ से आती है वो हमेशा ही समांतर हो जाती है। ये दोनों चीजें हमने पढ़ी है और यही हम यहाँ पे लगा रहे होंगे। तो मैं मानता हूं कि वस्तु कहां पर है, अनंत पर, और यदि वस्तु अनंत पर है तो किरण तो समांतर ही आएगी, ये तो बात तय है। और जो किरण समांतर आती है वो हमेशा ही फोकस बिंदु से गुजरती है। तो स्थिति यहाँ पे कुछ इस तरीके की होगी, यानी कि वो फोकस से गुजर रही होगी, ये गुजर गई फोकस से। अच्छा, दो किरणें जरूरी है, इस बात को आप अच्छी तरीके से समझ लें कि जब भी आप प्रतिबिंब पर्दे पे लेना चाह रहे हैं, प्रतिबिंब बनाना चाह रहे हैं, तो उस समय ये जरूरी रहेगा कि आप दो किरणें पृष्ठ पर आपतित करवाएं। तो यहां मैं एक और किरण अनंत से लेके आ रहा हूं ये, और चूंकि ये भी अनंत से ही आ रही है तो एफ से गुजरना ही है, और ये भी एफ से इस तरीके से गुजर जाएगी ये। और अब आप देख ही रहे हो कि ये दोनों किरणें काटती है एक दूसरे को बिंदु एफ पर। तो जहां ये दोनों किरणें काटती है वहां इसका प्रतिबिंब बनेगा, यानी यदि वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहां बना है, एफ पर। और अब आपको इसकी स्थिति भी लिखनी होती है, तो सबसे पहले पहला पॉइंट यहां पे बनेगा स्थिति, और वो कहां पर है, प्रतिबिंब की स्थिति एफ पर, सीधी सी बात है। और दूसरा आपको ये लिखना यहां पे जरूरी होगा कि इस वस्तु का जो आकार है और जो प्रतिबिंब का आकार है उसमें क्या फर्क है। तो प्रतिबिंब का आकार अभी आप देख रहे हो कि मुख्य अक्ष के ऊपर बना है, यानी एकदम बिंदुवत प्रतिबिंब है। तो आप आकार में लिखोगे कि प्रतिबिंब अभी कैसा बना है, बिंदुवत, बिंदुवत। और तीसरे नंबर पर आपको लिखनी पड़ेगी प्रकृति। ये तीनों चीजें जरूरी। और प्रकृति पता है आपको, मैंने बताया है कल भी कि इस टेबल से जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं वो सारे वास्तविक बनते हैं और दूसरा वो उल्टे बनते हैं। तो यहाँ प्रकृति में लिखोगे कि वास्तविक प्रकृति और उल्टे, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। ये थी स्थिति नंबर 1, जब आप वस्तु को कहां रखते हो, अनंत पर। तो ये बात हो जाती है। अब कंसेप्ट को जरा समझिए कि ये जो फोकस बिंदु है, समांतर किरण आई और फोकस से चली गई, तो आखिरकार इस फोकस बिंदु को हम ढूंढेंगे कैसे। तो आपको पता है कि कोई भी वृत्त जो होता है इस तरीके से, उस वृत्त के इस प्रकार से परिधि पर यदि लंब मेरे को खींचना है तो मैं केंद्र से खींचूंगा। केंद्र से यहां तक ये जो रेखा खींची जाती है बिल्कुल क्या होती है, लंबवत होती है। तो ये एक प्रकार का लंब है। और कल हमने ये पढ़ा है कि अभिलंब क्या है। तो जरा सुनिए, ये जो आपका ये पृष्ठ है देख रहे हो आप, और ये बिल्कुल गोल हो ही गया है, और इस पृष्ठ का केंद्र ही क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र। अच्छा, मैं जब लंब खींचना चाहूं, इस आपतन बिंदु पे लंब खींचना चाहूं तो कहां से खींचा जाएगा, वक्रता केंद्र से। ये खींची गई रेखा क्या होगी, लंब होगी, क्योंकि परावर्तन की परिभाषा में कल हमने पढ़ा है कि आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, और दोनों के बीच क्या होता है, अभिलंब। बिल्कुल परपेंडिकुलर ये स्थिति होती है। अच्छा, अभिलंब के साथ आने वाली किरण जो कोण बनाती है उसे कोण आई कहते हैं, और इसे कोण हम आर कहते हैं, और दोनों कोण आपस में बराबर भी होते हैं। तो यहां समझिए
कि इस पर यानी कि पृष्ठ पर यदि मेरे को लंब खींचना है तो मैं कहां से खींचूंगा भाई, किसी भी वृत्त की अगर परिधि पे आप लंब खींचना चाह रहे हैं तो आपको केंद्र से लाइन खींचनी पड़ेगी। तो केंद्र कौन सा है इस वृत्त का केंद्र? वक्रता केंद्र जिसे हम कहते हैं, कल परिभाषा में हमने देखा। तो वक्रता केंद्र से जो भी लाइन मैं यहाँ पे खींचूंगा वो एकदम परपेंडिकुलर होगी, वो एकदम लंबवत होगी। और अब आप जान ही सकते हो कि यहाँ जो ये आपतित किरण आ रही है अभिलंब के साथ, जो ये कोण बना रही है वो कोण आई हो जाएगा। और दूसरे नंबर पे जाने वाली किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाएगी वो कोण कौन सा हो जाएगा? आर। और चूंकि कोण आई बराबर कोण आर की स्थिति होती है, इसलिए यहाँ आने वाली किरण जितना कोण अभिलंब के साथ बनाएगी ठीक उतना ही कोण बनाते वो किरण लौट जाएगी पुनः, और वो स्थिति होगी फोकस। तो आप फोकस को इस तरीके से ढूंढ सकते हैं। अब हम चलते हैं स्थिति नंबर 2 की तरफ कि किस तरीके से होगा। तो वस्तु को मैंने रखा है अनंत और सी के बीच। देखिए वस्तु अनंत पर हम रख चुके हैं और दूसरा ऑप्शन भी हमारे पास वही है कि अनंत और सी के बीच, सी पर, सी और एफ के बीच। इस तरीके से हम कंटिन्यू चलेंगे। तो आ गया है अनंत और सी के बीच वाली स्थिति आ गई है, तो मैं वस्तु को यहां रखता हूं। अब वस्तु आपको दिखाई देगी। देखिए पहली स्थिति में मैंने वस्तु को अनंत पे लिया है तो वस्तु आपको नहीं दिखेगी। हम कहीं यहाँ वस्तु नहीं बना रहे हैं, सीधे समांतर किरणें हम ला रहे हैं, लेकिन सी पर है या सी से पहले है तो वस्तु आपको दिखाई देगी, ये बात बिल्कुल तय है। अब वस्तु से आने वाली एक किरण और वो होगी समांतर किरण। सब में समांतर होती है, इस बात का पूरा ख्याल रखें। और जो किरण समांतर आई वो उसको गुजरना ही पड़ेगा कहां से? फोकस बिंदु एफ से। पहली किरण की हम बात कर रहे हैं, अब हम दूसरी किरण की बात करते हैं, क्योंकि प्रतिबिंब के लिए 2 किरणें जरूरी होती भी है। ये वस्तु है और वस्तु से निकलकर एक किरण सीधा यहां आ रही है, या ऐसी स्थिति में भी आप प्रतिबिंब बना सकते हो, और यदि आप फोकस से गुजारे हो तब भी बराबर सही है। तो आप ऐसा ही करो। पहले हम पहले के जो 2 रूल है उन्हीं को फॉलो करते हुए चलेंगे। समांतर आने वाली एफ से गुजारी है मैंने, और एफ से आने वाली को मैंने क्या करना है? समांतर। तो इस किरण को ये मैंने समांतर कर दिया। ये दिशा भी दर्शाना बिल्कुल जरूरी होगा। अच्छा, पहली जो एक किरण है समांतर आई और एफ से गुजर गई। अच्छा, दूसरी किरण एफ से आई और वो क्या हो गई? समांतर। दोनों किरणें यहाँ टकरा रही है, यानी कि यहाँ इसका क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। और इस बात का भी ध्यान रखें कि ज्यादातर जो प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बनते हैं वो हमेशा ही कैसे होते हैं? उल्टे। आप कभी ये नहीं कहोगे कि मुख्य अक्ष के नीचे बनने वाले प्रतिबिंब सीधे होंगे। नीचे बन गए तो स्थिति आपको क्या दर्शानी है? उल्टी। देखें कैसे? अगर मैं इस वस्तु का नाम रख दूं, कैसे? वस्तु का नाम रख देता हूं ए और बी, ए बी, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा ए डैश और बी डैश। यहां इस बात का ख्याल रखें कि ये बिंदु ए है तो ये ए डैश होगा, क्योंकि जब भी हम पानी के सामने खड़े होते हैं तो हमारे पैरों के पास, पैरों का प्रतिबिंब बनता है पानी में और सर का प्रतिबिंब दूर बनता है, तो यहाँ पैरों के पास वस्तु के पैर रहेंगे। तो इस तरीके से आपको बनाना है। अच्छा, स्थिति लिखनी भी है यहाँ पे, तो आपको प्रतिबिंब कहाँ नजर आ रहा है? सी और एफ के बीच नजर आ रहा है। तो स्थिति में पहला आप यही लिखोगे, स्थिति कहां पर है? कि सी व एफ के मध्य, सी व एफ के मध्य, ये आपकी स्थिति हो गई। ठीक है ना? उसके बाद हमें लिखना होता है इसका आकार। अच्छा, आकार भी लिखोगे तो आकार क्या होगा? आकार छोटा ही है, वस्तु से तो क्या है? छोटा, है ना? और अब लिखनी है प्रकृति। प्रकृति में वास्तविक और उल्टा, सब में कॉमन चीज है। तो यहाँ स्थिति इस रूप में होगी। और यदि हम तीसरी स्थिति की बात करें जो थोड़ी अहम भी है, तो यहाँ वस्तु में रखता हूं सी पर, जैसा कि लिखा है मैंने हेडिंग में, और ये वस्तु को मैंने रख दिया सी पर। और एक किरण तो आपको समांतर ही लानी है, तो वस्तु से समांतर आने वाली जो किरण है वो कहां से गुजरेगी? बिंदु एफ से गुजर जाएगी, यहां से। और दिशा मैंने बोला जरूरी है, तो बिल्कुल जरूरी है। और उसके बाद दूसरी किरण कहां से गुजरेंगे? फोकस से। और फोकस से जाने वाली किरण क्या हो जाती है? समांतर। तो इस किरण को करना पड़ेगा मेरे को क्या? समांतर। तो तब इस किरण को मैं समांतर करता हूं यहाँ, और अगर आप यहाँ खींचोगे, स्केल से बिल्कुल बनाओगे तो प्रतिबिंब यहाँ रेखाएं काटेगी, और ये प्रतिबिंब जस्ट इसके नीचे, यानी यदि वस्तु सी पर है तो प्रतिबिंब को भी बनना पड़ेगा कहां पर? सी पर। और अब ये जो स्थिति होगी वो होगी बराबर वाली, यानी इसका जो आकार होगा वो बराबर होगा। तो मैं यहाँ पे एक बार इसकी स्थिति लिख देता हूं कि स्थिति क्या है, तो वो है सी पर, और ये इसका आंसर भी रहेगा एग्जाम में, है ना? तो ध्यान रखें। और उसके बाद आकार लिखना होता है,
और आकार सी से सी पर, तो आकार होगा बराबर, और उसके बाद प्रकृति, वास्तविक व उल्टे, सारे के सारे। आगे चलते हैं, स्थिति नंबर 4 की बात करते हैं। और अब हमें वस्तु को कहां रखना है, अनंत लिया, अनंत और सी के मध्य लिया, सी पे लिया, अब सी से आगे यानी सी और एफ के बीच हम वस्तु को रख रहे होंगे। तो ये सी और ये एफ, इन दोनों के बीच मैंने यहां वस्तु को रखा है, ये लो। तब भी स्थिति से एक किरण समांतर होगी, और जो किरण समांतर होगी वो कहां से गुजरेगी, फोकस बिंदु से गुजरेगी, बिल्कुल यहाँ पे तय बात है। और उसके बाद दूसरी किरण फोकस से जाएगी, और थोड़ा सा पृष्ठ को आपको आगे ले ही लेना है, और यहाँ जो है स्थिति इसकी टकरा रही होगी। यानी अगर देखा जाए तो यहाँ इसका प्रतिबिंब बनेगा सी और अनंत के मध्य। तो यदि वस्तु को आपने कहाँ पे रखा है, सी और एफ के बीच, तो प्रतिबिंब आपको सी और अनंत के बीच मिलेगा। अच्छा, स्थिति उल्टा है भी कि यदि आप वस्तु को अनंत और सी के बीच रखते हो तो प्रतिबिंब सी और एफ के बीच मिलता है, और जब वस्तु को सी और एफ के बीच रखते हो तो प्रतिबिंब अनंत और सी के मध्य मिलता है। तो ये स्थिति रहेगी, और इसमें भी ये सेम कंडीशन लिखना पड़ेगा आपको, स्थिति। और ये स्थिति मैंने लिख दी है, कहां पर बना है, प्रतिबिंब अनंत व सी के मध्य। और आकार, अब ध्यान रखें कि आकार वस्तु से छोटा नहीं, बल्कि आकार वस्तु से क्या होगा, बड़ा। और उसके बाद प्रकृति, वास्तविक और उल्टा। और आगे हम बात करते हैं वस्तु को एफ पर रख के, और देखते हैं क्या। स्थिति 5, यानी जो वस्तु कहां पर रख दी है, एफ पर रख दी, यानी नजदीक स्थिति होने लगी है। ये वस्तु को मैंने एफ पर रखा है, इधर ये इस तरीके से। और एक किरण समांतर आएगी, ये बात तो हम जानते ही है, और समांतर आने वाली एफ से भी गुजरेगी, ये भी जानते हैं। और ये चली गई एफ से। और दूसरे नंबर पे यदि देखें तो जो किरण यहाँ पे सीधा ओ बिंदु पे आती है, उस किरण को हम कहते हैं तिर्यक किरण। और उसके बाद हमने पढ़ा है कि यदि सीधा ओ बिंदु पर आती है तो वो किरण तिर्यक किरण कहलाएगी, और वो समान कोण से लौट जाती है, समान कोण बनाते हुए पुनः नीचे की साइड चली जाएगी। तो ये आ गई, और वापस उतना ही कोण बनाते हुए नीचे की साइड चली गई। अब यहाँ आप देख रहे हो कि दोनों किरणें हमने बना दी है, लेकिन ये कहीं पे टकरा नहीं रही है। तब आपको कैसे पता करना है, हम देख रहे हैं कि दोनों किरणें समांतर है, एक दूसरे के पैरेलल है। यानी जब तक ये लास्ट स्टेज तक पहुंचेगी तब तक ये समांतर ही रहेगी, इनके बीच की दूरी नहीं बढ़ेगी। यानी कि अनंत पे जाकर कहीं न कहीं इसका इतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा ही बनेगा। और चूंकि अनंत दूर है इसलिए बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, तो हम कहेंगे कि इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। अच्छा, स्थिति में हम लिखेंगे भी कुछ इस तरीके से, ये लीजिए स्थिति, प्रतिबिंब कहां बना है, तो अनंत पर बना है। और दूसरी स्थिति अगर देखें, आकार, और आकार इसका बड़ा नहीं बल्कि बहुत बड़ा होगा। और अगर हम प्रकृति की बात करें तो दर्पण के इस साइड बन रहा है, मतलब साफ है कि वास्तविक बन रहा है। और मुख्य अक्ष के नीचे की स्थिति है, प्रतिबिंब नीचे बन रहा है तो उल्टा। और यदि ऊपर होता है तो सीधा, ये दर्पण का जो पृष्ठ आप देख रहे हो इससे उस साइड होगा तो हम कहेंगे आभासीय, काल्पनिक है। और इस साइड है, इसका मतलब वो है वास्तविक। तो ये स्थिति होगी 5। और अब हम बात करते हैं स्थिति 6 की, जो इस टेबल से हटकर है। अगर आप टेबल में देखो तो अभी तक जो हमने 5 स्थितियां पढ़ी है वही है, ये स्थिति थोड़ी सी अलग है। तो ध्यान देना, वस्तु को F और O के मध्य यहाँ कहीं रखा जा रहा है, और यहाँ वस्तु पड़ी है, तो तब भी किरण तो एक समांतर आएगी, और जो समांतर आती है उससे F से गुजर जाना पड़ेगा। और दूसरी स्थिति में होगा यूं कि जो किरण यहाँ आती है, यानी कि बिंदु O पे जो आती है, वो समान कोण बनाते हुए लौट जाएगी। यहाँ से एंगल बराबर होते हुए वो क्या करेगी, गुजर जाएगी। अब आप अगर ध्यान से देखें तो ये दोनों किरणें समांतर नहीं है, या इन दोनों का गेप ज्यादा है, कम है सॉरी, और यहाँ गेप ज्यादा ज्यादा ज्यादा। यानी जब तक ये लास्ट स्टेज तक पहुंचेगी, अनंत तक जब तक ये पहुंचेगी, तब तक ये दोनों बिल्कुल दिशा ही इनकी अलग हो जाएगी, इसलिए इनका प्रतिबिंब बनेगा नहीं। और जब नहीं बनता है तो हम मान लेते हैं कोई बात नहीं। तो अब हमें मुख्य अक्ष को कहाँ बढ़ाना है, पीछे। ये मुख्य अक्ष को मैंने पीछे बढ़ाया है, और इन दोनों किरणों को जाने की जो दिशा है, ध्यान देना, ये जो जाने की दिशा है, यहां से इनको पीछे बढ़ाना। अच्छा, मैं पीछे इस तरीके से बढ़ाता हूं, ये लीजिए, ये
आपको इस तरीके से पीछे नहीं बढ़ाना, जहां किरणें जाती है जाने की दिशा को पीछे बढ़ाना। इस किरण को मैं यहाँ पीछे बढ़ाऊंगा, ये लीजिए, और इसे भी बढ़ाऊंगा तो यहाँ पर जाके कहीं पर मिलेगी और यहां से हम इसका प्रतिबिंब ये बना देंगे। तो स्थिति हो गई कि दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है, और पीछे बन रहा है तो हम समझ सकते हैं कि आभासी है या काल्पनिक है, और बड़ा भी दिख रहा है क्योंकि मुख्य अक्ष के ऊपर है इसलिए सीधा भी है। तो अब स्थिति लिखने में कोई दिक्कत भी हमें नहीं है। ये जो स्थिति है स्थिति, अच्छा अब आपको मापना नहीं है कि फोकस पे बन रहा है कि ये तो सारे पीछे छूट गए अनंत सी एफ, तो अब आपको ये बोलना है कि दर्पण के पीछे, तो लिखोगे दर्पण के पीछे। अच्छा आपसे पूछे आकार, तो बताना है बड़ा। अच्छा प्रकृति, तो सीधा, सीधा तो बन नहीं रहा है, और कैसा बन रहा है आभासी, यानी हमने क्या किया है आभास किया है या कल्पना की है, काल्पनिक प्रतिबिंब इसका बनेगा। तो ये रहेगी स्थिति 6। तो ये स्थितियां अवतल दर्पण को लेकर थी, और अब हम बात करना चाह रहे हैं उत्तल दर्पण से, यानी उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कितने बनेंगे और कहाँ बनेंगे। तो चूंकि आप देख ही रहे हो कि ये जो उत्तल दर्पण है अंदर दसे हुए पृष्ठ पे पॉलिश की गई है और ये बाहर की तरफ वक्रित भी है। तो यहाँ अगर मैं देखूं, इसको आगे बढ़ाऊं, तो ये वृत्त का रूप कुछ इस तरीके से लेगा, और अब इस वृत्त का जो केंद्र होगा उसे वक्रता केंद्र कहेंगे। तो जाहिर सी बात है कि वक्रता केंद्र उस तरफ होगा, तो मुख्य अक्ष को क्या करना पड़ेगा, मेरे को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो ये यहाँ वक्रता केंद्र मिलेगा, और यहाँ फोकस बिंदु भी मिलेगा, क्योंकि यदि कोई किरण यहाँ पे मैं लाने की कोशिश भी करता हूँ और कोई समांतर किरण आती भी है तो वो उसे लौटना पड़ता है बाहर की साइड। तो यहाँ तो फोकस के होने का कोई मतलब भी नहीं है, तो किरण को पीछे बढ़ाता हूँ और वहां वो जाकर के मिलती है फोकस बिंदु पे, इसलिए फोकस भी उधर की साइड और वक्रता केंद्र भी उधर की साइड। और इसीलिए यही कारण है कि जब वस्तु अनंत पर हो और जब वस्तु अनंत और ओ के बीच हो, यानी अन्य कोई स्थिति इस दर्पण को लेकर नहीं है, या तो हम अनंत को लेकर बात करेंगे कि वस्तु अनंत पे है, और दूसरा हम बात करेंगे कि वस्तु अनंत और ओ के बीच कहीं पर भी यदि रखी है तो प्रोसेस सेम होगा। तो देखते हैं एक बार किरणों को मिला के, ये फोकस और वक्रता केंद्र तो आप समझ ही चुके हो। तो एक किरण समांतर आई है, और क्योंकि वस्तु अनंत में है तो किरणों को समांतर ही आना है, समांतर आई है और वो इस तरीके से लौट गई। अब फोकस से गुजरती हुई ये किरण प्रतीत होगी, इसका अनुमान कैसे लगाएंगे, फोकस कहाँ होगा, इस बात को एक बार समझिए। किसी भी वृत्त के लिए, जैसा मैंने अभी पहले आपको बताया है, परिधि पे यदि लंब मेरे को खींचना है तो मैं उसके सेंटर से खींचूंगा, ये लंब है, ये भी, यानी केंद्र बिंदु से, ऐसा हम कह सकते हैं केंद्र से लगा करके परिधि तक की जो लाइन है वो एकदम परपेंडिकुलर होती भी है। तो यहाँ इस वृत्त का केंद्र है वक्रता केंद्र, यदि मेरे को इस पृष्ठ पे या आपतन बिंदु पे लंब खींचना है तो लंब मैं खींचूंगा कहां से, वक्रता केंद्र से। ये लंब होगा, ये इसका लंब है। अभिलंब हमने देखा है उस दर्पण वाली स्थिति में किरण आती है जाती है और बीच में परपेंडिकुलर लाइन जिसे हम अभिलंब कहते हैं। तो यहाँ जो अभिलंब है वो वक्रता केंद्र से है। अब हमें ये पता है कि आपतित किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाती है, परावर्तित किरण भी उतना ही कोण बनाती है। कोण आई बराबर कोण आर की स्थिति आपने पढ़ी है। तो यहाँ ये एंगल कोण आई कोण आर के बराबर होगा, तो यहाँ से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किरण कहाँ से गुजरेगी। अगर एंगल बराबर हुआ तो निश्चित तौर पे इस किरण को गुजरना पड़ेगा कहाँ से, फोकस बिंदु एफ से इसको गुजरना पड़ेगा। तो ये स्थिति यहाँ पे बनेगी। तो अब आपको ध्यान ये देना है, चलिए अभिलंब की तो बात हम कर ही चुके हैं कि ये आपके अभिलंब है और वक्रता केंद्र तक है। ये किरण समांतर आई है और समांतर आने वाली किरण कहां से गुजरेगी, इसको तो ऊपर जाना पड़ेगा, लेकिन गुजरती हुई प्रतीत कहां से होगी, फोकस बिंदु से। ये किरण इधर की साइड मान लो चली गई। और जब भी आप स्थिति दर्पण के पीछे की तरफ रखते हैं तो आपको डैश डैश लाइन से करना है। कल हमने ये कंसेप्ट भी क्लियर किया है। अब हम देखते हैं दूसरी किरण, जो कि दो किरणें तो जरूरी है ही। ये दूसरी किरण जब भी आपतित होती है तो इसको भी पृष्ठ वक्रित होने के कारण जाना पड़ेगा। अगर देखा जाए तो ये भी पीछे बढ़ेगी और ये मिलेगी कहां पे जाके, फोकस बिंदु एफ पर। तब हम कहेंगे कि प्रतिबिंब बना है फोकस एफ पर। तो यहाँ प्रतिबिंब फोकस बिंदु एफ पर बना है। इसकी स्थिति लिखने के लिए मैं क्या करूंगा, लोकेशन इसकी आपको बतानी है। स्थिति कहां पे है, एफ पर है और
क्योंकि आप लिख सकते हो कि दर्पण के पीछे की साइड है, वो कोई बात बड़ी नहीं है। अगर आकार की बात करें तो आकार भी इसका बिंदुवत होगा, आकार बिंदुवत। और अगर मैं प्रकृति के बारे में बात करूं कि इसकी प्रकृति क्या होगी, तो क्योंकि काल्पनिक बनाई है तो यहाँ पे काल्पनिक तो लिखूंगा ही, काल्पनिक, और चूंकि मुख्य अक्ष के ऊपर बना है तो वो आपके सीधा ही होगा, उल्टी स्थिति हम नहीं करेंगे यहाँ पे। यहाँ जितने भी बन रहे हैं वो सीधे ही बनेंगे। तो ये स्थिति इसकी रहेगी किसके लिए, जो वस्तु कहां पर हो, अनंत पर। दूसरा, यदि वस्तु को अनंत और ओ के बीच कहीं रखा जाए, जैसे अनंत और ओ के बीच कहीं भी का मतलब हुआ कि मैं कहीं भी रख सकता हूं, यहां रख देता हूं चलिए, और यदि वस्तु को यहां मैंने रखा है तो एक किरण तो समांतर होनी ही है। ये लीजिए, ये समांतर किरण, और समांतर किरण हो भले कौन सी भी हो, लेकिन वो जाएगी तो कहां, इस साइड। और दूसरे नंबर पे देखें तो हमने 4 प्रकार की किरणें तो देखी है कि सर समांतर किरण जो आती है वो एफ से गुजरती है, और जो किरण एफ से आती है वो क्या हो जाती है, समांतर। ये दोनों तो बहुत ज्यादा हम काम में ले ही रहे थे। अच्छा, तीसरी जो तिर्यक किरण थी, यानी जो सीधा ओ बिंदु पे आती है उसे हम तिर्यक किरण कहते हैं, और वो समान कोण से चली जाती है, ये भी बात है, समान कोण से। और अब चौथी जो किरण है, चौथी जो किरण हम कल पढ़ रहे थे, वो किरण लंबवत की हम बात कर रहे हैं। और लंबवत किरण केवल और केवल यही एक स्थिति है जिसमें हम लंबवत किरण ला रहे होंगे। बाकी की जो स्थितियां हैं वो बिना लंबवत किरण के भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो जो किरण लंबवत आती है वो उसी पथ से लौटती है, इस बात का पूरा ख्याल रखें। तो यहाँ एक किरण इस पृष्ठ पर इस तरीके से मान लो लंबवत में लेके आता हूं, ये तो पुनः चली जाएगी, कोई बात है ही नहीं, जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से चली जाएगी, कहीं कोई मिलने जैसी स्थिति हो नहीं रही है। तो जाहिर सी बात है कि इसको पीछे मेरे को बढ़ाना पड़ेगा मुख्य अक्ष को, और यदि मैं इसको पीछे बढ़ाऊंगा तो सिंपल सी बात है, इसको मैं यहां रखूंगा, और ये जो किरण है जा भी इधर रही है और आ भी इधर रही है, तो पीछे बढ़ाएंगे इसके सेम दिशा में, तो ये इस तरीके से लौट रही होगी, और यहाँ ये दोनों स्थितियां मिलेगी, और यहाँ इस वस्तु का प्रतिबिंब भी हमें मिलेगा, जो कि एक छोटा प्रतिबिंब है। तो यहाँ भी स्थिति आप लिख सकते हो, कहाँ बना है, लोकेशन उसकी बता सकते हो, आपको इसकी लोकेशन लिखनी है, प्रकृति लिखनी है, और इसका आकार भी लिखना है जैसा आपको दिखाई दे रहा है, और कमेंट बॉक्स में जवाब आपको जरूर देना है कि इसकी स्थिति क्या होगी। हाँ, तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की उन सभी स्थितियों के बाद हम चलते हैं दर्पण सूत्र की तरफ और बात करते हैं दर्पण सूत्र की। या आप इसे यूं भी कह सकते हैं कि फोकस दूरी जिसे हम F से रिप्रेजेंट करते हैं, और बिंब दूरी जिसे हम U से रिप्रेजेंट करते हैं, और प्रतिबिंब दूरी जिसे हम V से दर्शाते हैं। तो इन तीनों में संबंध की समीकरण भी इसे हम कह सकते हैं, और दर्पण सूत्र भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले तो इस बात को समझिए कि यदि कोई दर्पण है और उसके सामने कोई वस्तु इस तरीके से मैंने रख दी है, और समांतर किरण आ रही है और वो लौट रही है बिंदु F से, यानी फोकस बिंदु से। तो यहाँ ये जो वस्तु है, वस्तु को हम बिंब भी कह सकते हैं। तो वस्तु की O से दूरी, और ध्यान रखें इस बात का कि सभी दूरियां तो O से ही मापी जाती है। तो O से वस्तु की जो ये दूरी है, ये वाली दूरी, या फिर इसकी कहें तो ये आपकी बिंब दूरी कहलाती है, और बिंब दूरी को हम रिप्रेजेंट करते हैं U से। तो ये U है, यूं आप कह सकते हैं। और प्रतिबिंब दूरी की जहां तक बात है, तो दूसरी जो किरण है वो फोकस से होती हुई जाती है, और वो बिल्कुल इस तरीके से चली जाती है आगे की तरफ। अगर इस प्रतिबिंब को थोड़ा सा बड़ा लेवे तो जो त्रिभुज है वो हम आसानी से बना पाएंगे। तो देखिए एक बार इसे वापस, ये देखिए, यदि कोई वस्तु यहाँ है तो समांतर आने वाली किरण बिंदु F से गुजरेगी, ये, और दूसरे नंबर पे जो किरण F से आती है वो हो जाती है समांतर, और जहां ये दोनों टकराती है वहां इसका बनता है प्रतिबिंब। तो वस्तु को चूंकि बिंब कहते हैं तो ये बिंब दूरी होगी, और बिंब दूरी को U लिखते हैं, तो यहां से यहां तक या यहां से यहां तक ये दूरी कहलाएगी U। और दूसरे नंबर पे ये प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब की O से दूरी, बिंदु O से यानी ध्रुव से जो दूरी है उस दूरी को हम कहेंगे यहाँ पे प्रतिबिंब दूरी, जिसे रिप्रेजेंट भी करेंगे हम V से, ये और ये। और उसके बाद फोकस दूरी यानी F से
O तक की ये वाली दूरी, और इसे तो हम स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते ही है, तो ये बात हो जाएगी। नाम दिला देता हूं एक बार कि ये बिंदु L है, इसे मान लेते हैं बिंदु M, और उसके बाद वस्तु को हम मान लेते हैं AB, और यदि ये AB है तो ये हो जाएगा B डैश और A डैश। तो अब आप समझ गए होंगे कि सारी स्थितियां इसकी क्या रही है कि बिंदु O रहेगा और उसके बाद ऊपर की साइड मैंने इसको L मान लिया और इसे M मान लिया है। अब अगर आप ध्यान से यहां देखें तो आपको कुछ त्रिभुज यहाँ पे नजर आएंगे, जैसे A, B और F। मैं इसकी बात कर रहा हूं, और उसके बाद मैं बात कर रहा हूं F, O और M, यानी ये वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज। और अगर ढंग से देखा जाए तो ये दोनों त्रिभुज समरूप भी है। तो मैं नाम लिखता हूं एक बार इसका कि स्थिति पहली कि त्रिभुज कौन सा वाला, F या FOM, तो FOM या MOF जो भी आप लिखे वो त्रिभुज, और दूसरा वाला त्रिभुज यानी FAB, इसकी मैं बात कर रहा हूं, तो त्रिभुज FAB। और अगर देखो तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप। ये दोनों त्रिभुज समरूप है, यहां मैं लिख भी देता हूं। और यदि हमने समरूपता का नियम पढ़ रखा है तो बात यह भी होगी कि समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात सदैव क्या होता है, समान। तो भुजाओं का अनुपात, ध्यान दीजिए कंसेप्ट को, भुजाओं का अनुपात मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ। और कैसे निकालूंगा भुजाओं का अनुपात, तो सबसे पहले ये वाला त्रिभुज हमने FOM यहाँ पे नोट किया है, तो FOM में अगर इस भुजा को मैं देखूं OM को और इसे देखूं, दोनों का अनुपात यानी कि OM बटे AB हो जाएगा, इसका लंब बटे इसका लंब, ऐसा मान लो। तो यहां लिखता हूं मैं OM बटे A और B, ये स्थिति रही। अच्छा, दो भुजाएं हमें लेनी है, तो लंब बटे लंब मैंने कर दिया है, तो आधार बटे आधार यानी इसका आधार बटे इसका आधार। तो इसका आधार अगर देखा जाए तो OF, ये लिया मैंने OF, और उसके बाद इसका आधार देखा जाए तो B और F, तो ये स्थिति रहेगी B और F। ये कहता है हमें समरूप त्रिभुजों का नियम कि समरूपता नियम ये बताता है कि भुजाओं का अनुपात सदैव ही समान रहता है। तो यहाँ मैंने त्रिभुज में चूंकि तीन भुजाएं हैं, दो भुजाओं का अनुपात मैंने लिया है, इसका लंब बटे इसका लंब और इसका आधार बटे इसका आधार। तो ये स्थिति मैंने यहाँ पे की है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो OM जो भुजा आपको नजर आ रही है, ये किरण चूंकि समांतर हो गई है तो ये बराबर हो गई है A डैश B डैश के, यानी जो OM है वो बराबर है A डैश B डैश। तो इसकी जगह मैं ये रख देता हूं, है ना। तो ये लीजिए OM की जगह A डैश B डैश रख दिया, A डैश B डैश बटे ये हो गया आपका A और B, और स्थिति पड़ी हुई है OF और BF। अब OF क्या है और BF क्या है, इस चीज को समझने के लिए आप इतना समझिए कि यहाँ जो ये आपको दे रखी है कि सर बिंब दूरी को वैसे तो U से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ये दूरी कितनी है A, और इस A को वापस हम कन्वर्ट करके क्या रख देंगे, U रख देंगे। अच्छा, ये जो प्रतिबिंब की दूरी है V, इसे मैं एक बार बोल देता हूँ B, ABC, आसानी होगी कैलकुलेशन में, और बिंब दूरी को फोकस दूरी को मैं बोल देता हूँ C। तो अब स्थिति हमारे लिए थोड़ी सी नॉर्मल होगी। तो अगर आप देखो OF और वो कितनी हमने मानी है C, तो यहाँ भी मैं रखूंगा OF की जगह C, और उसके बाद यहाँ स्थिति है BF जैसी, और B और F अगर इसे आपको निकालना है तो इस पूरी भुजा में से यानी OB में से आपको ये घटाना पड़ेगा। तो इसमें से ये मैं घटा लूंगा, यानी पूरी कितनी है, यहाँ पे अगर पूरी को आप देखो तो वो है A, और यहाँ अगर ये घटानी है तो ये है C, A माइनस C, पूरी A है, A में से ये C घटाऊंगा तो ऑटोमेटिक ये भुजा मेरे पास होगी, यानी BF भुजा मेरे पास होगी। तो BF के लिए मैं क्या करूंगा, A माइनस C, और ये रहेगी आपके समीकरण नंबर 1। दूसरी स्थिति की ओर चलते हैं, और अब आप लोग देखिए कि दूसरी स्थिति क्या है, जरा ध्यान दीजिए। यहाँ दो त्रिभुज ये तो समरूप थे ही, पहला, दूसरा, और उसके बाद अगर आप और देखो तो ये वाला त्रिभुज और ये त्रिभुज, यानी मैं बात कर रहा हूँ FOL, ठीक है, और उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ FA डैश B डैश। ये दोनों त्रिभुज भी परस्पर क्या है,
समरूप है। तो इन दोनों को भी मैं समरूप करता हूं। तो लिखिए कि त्रिभुज कौन सा वाला, त्रिभुज एफ ए डैश बी डैश। तो त्रिभुज एफ ए डैश बी डैश। और दूसरा त्रिभुज कौन सा है, एफ ओ एल। तो ये त्रिभुज एफ ओ एल, और ये दोनों परस्पर क्या है, समांतर। और इसमें भी समांतर समरूप है। तो समरूपता का नियम में लगाऊंगा। और नियम ये भी कहता है कि भुजाओं का अनुपात समान रहेगा। तो मैं यहाँ भी भुजाओं का अनुपात निकालूंगा, यानी इसका लंब बटे इसका लंब, यानी ओ एल बटे ए डैश बी डैश। तो ये रहेगा ओ एल बटे ए डैश बी डैश। दूसरा, उसके बाद आधार। और आधार अगर देखा जाए तो इसका आधार कितना है कि बी डैश एफ। यहाँ बी डैश एफ, में इस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, तो बी डैश एफ हो जाएगा। और दूसरी स्थिति देखें तो ओ और क्या हो जाएगा, एफ। तो लिखता हूं मैं एक बार कि बी डैश एफ बटे ओ एफ। अब यदि आप देखो ओ एल इसे, तो ये बराबर है ए बी के, यानी दोनों किरण समांतर है, मतलब दोनों दूरियां बराबर है। तो ओ एल किसके बराबर हो गया है, ए बी। और ये ए बी में इसकी जगह रख दूंगा तो हो जाएगा ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर बी डैश एफ बटे ओ एफ। बी डैश एफ कितना है, यानी ये वाली भुजा कितनी है। तो हमें पता है कि ये जो कंप्लीट ये भुजा है ये है बी। कंप्लीट ये जो दूरी है ओ से, ये है बी, स्मॉल बी। और ये निकालनी है, यानी इस बी में से सी घटाऊंगा तो ये आ जाएगा, बी माइनस सी करूंगा तो ये आ जाएगा। और दूसरे नंबर पे अगर हम देखें तो यहाँ आपको ये भी करना पड़ेगा, बी माइनस सी के साथ एफ यानी सी का स्क्वायर हो जाएगा या सी हो जाएगा। यहाँ पे मान लेते हैं एक बार, तो ओ एफ भुजा की जगह तो मैं सी रख ही दूंगा और बी डैश एफ की जगह मैं रख दूंगा बी माइनस सी। तो यहाँ मैंने ये रख दिया कि बी माइनस सी, और उसके बाद मैंने रख दिया ये वाला सी। स्थिति रहेगी कुछ यूं। तो इसे मैं कह दूंगा समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। और समीकरण 1 और 2 की जब मैं बात करता हूं, समीकरण 1 व 2 से, तो यहाँ दोनों को मैं एक बार बराबर करके देख लेता हूं कि सी ए माइनस सी और बराबर रहेगा बी माइनस सी बटे सी। वजर गुणा जब आप करोगे तो यहाँ सी का स्क्वायर हो जाएगा, सी से सी, और यहाँ इसका गुणा अगर इससे करोगे तो ए बी और फिर ए सी और फिर माइनस हो जाएगा सी बी। तो यहाँ एक बार मैं गुणा करता हूँ कि सी का स्क्वायर है और बराबर ए को बी से किया है तो ए बी है, माइनस जब ए को सी से करते हो तो ए सी है, और उसके बाद सी को बी से करते हो तो सी बी है, और उसके बाद सी का क्या है, स्क्वायर। तो यहाँ सी स्क्वायर से सी स्क्वायर तो कैंसिल हो ही जाएगा, ए बी ए सी और सी बी बचा है, ए बी ए सी और सी बचा है, ये बचा है यहाँ पे ए बी माइनस ए सी माइनस सी बी। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो ही गया। तो यहाँ हम इसमें यानी कि जो आपको पद 3 दिख रहे हैं, इन तीनों में क्या करेंगे, ए बी सी का बार लगाएंगे, ए बी सी का बार। तो यहाँ स्थिति हो जाएगी ए बी बटे ए बी सी माइनस ए सी, इसमें भी लगाओ ए बी सी का बार, और सी बी इसमें भी लगाओ ए बी सी का बार। बी और सी से बी और सी कैंसल, ए और सी से ए और सी है ही, बी बचा यहाँ पे, और ए बी से ए बी है यानी 1/c बचा। तो यहाँ अगर देखो तो 1/c माइनस 1/b माइनस 1/ ये बचा हुआ है आपके यहाँ ए। अगर पक्षांतरण करोगे तो यहाँ 1/c बराबर 1/a प्लस 1/b ऐसा कुछ बचेगा, जैसे 1/b प्लस 1/a ये हो जाएगा। अब आपने c को क्या रखा है, यानी c को हमने फोकस दूरी कहा है, तो यहाँ ये c फोकस दूरी होगा यानी ये, और b को हमने माना है कौन सी दूरी, प्रतिबिंब यानी कि v, तो ये हो जाएगा 1/v। और यदि देखा जाए तो a को हमने माना है क्या, u, ये यहाँ पे लिखा पड़ा है, तो ये हो जाएगा u, और इसी सूत्र को हम कहेंगे इसका दर्पण सूत्र। तो ये होगा दर्पण सूत्र का फॉर्मूला, या फिर हम कहेंगे फोकस दूरी, प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी, इन तीनों में संबंध की जो समीकरण है वो इस रूप में होगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है।